गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको म्यूटेशन के बारे में बताया था। अब एक बात आप समझिए, यदि म्यूटेशन होता है तो कोई चेंज आएगा, कोई वो चेंज बेनिफिशियल भी हो सकता है और वो चेंज आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। बेनिफिशियल हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो हार्मफुल हुआ तो हमें इस चीज को फाइंड आउट करना जरूरी है कि वो कैसे कहां से वो ट्रांसमिट हो रहा है, ताकि यदि हमें टाइम पर भी वो कोई बात मालूम चल जाए तो हम उससे उस जो अनवांटेड ट्रेड है उसको रोक सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा मदद हमें करता है वो है पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है नहीं समझिए, ये बेसिकली एक तरह का रिकॉर्ड है जिसमें वी टेक आउट द डिसेंट जनरेशंस, आपके जो पूर्वज होते हैं उनके जो जनरेशंस हम देते हैं, इन विच द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, मतलब सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट the descent, the offspring of one generation to another generation, and we try to find out that from where the trait is carried from one generation to another generation. तो इसके अंदर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस कहाँ से एक कोई ट्रेड चला आ रहा है। ये हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और इसे आप इसमें कुछ भी याद करने के लिए नहीं है। You have to just understand the concept and you will easily find out। इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा, it is basically represented graphically। It means certain symbols are used for pedigree analysis। For example, जो rectangular boxes होते हैं that is responsible for representing male, जो सर्कल होता है that is responsible for representing female, ठीक है। इसके अलावा यदि if horizontal line is there, it is representing marriage, it is representing what? Marriage or mating। जबकि यदि vertical line है, this is representing next generation, this is representing what? Next generation। ऐसे ही यदि मान लीजिए सर्कल है और वो डार्केन है तो इसका मतलब है वो इन्फेक्टेड फीमेल है। वो क्या है? इन्फेक्टेड फीमेल है। यदि रेक्टेंगुलर बॉक्स डार्क किया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इन्फेक्टेड मेल है। इसके अलावा मान लीजिए सर्कल बना हुआ है, वो कट किया हुआ है तो डेथ इन अर्ली स्टेज, death in early stage of female child। तो these are the various symbols with the help of which we represent the pedigree, or we try to study the various generation one after the another, and we try to find out from where a particular character has been transmitted from one generation to another generation। अब इसमें दो तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले जो जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो या तो सेक्स लिंक्ड होते हैं या वो सेक्स लिंक्ड नहीं होते हैं, नॉट सेक्स लिंक्ड। यदि वो सेक्स लिंक्ड है तो एक पर्टिकुलर सेक्स में ही एक्सप्रेस होंगे, वो पर्टिकुलर सेक्स में या ओनली मेल्स में एक्सप्रेस हो रहे होंगे या ओनली फीमेल्स में एक्सप्रेस हो रहे होंगे। यदि ऐसा होता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है। तो एलोजोनिक डिजीज के नाम से ये एलोजोनिक डिजीज है। जबकि यदि नॉट सेक्स लिंक्ड है तो उन डिजीजेस को, उस तरह के डिसऑर्डर को हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें केवल एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है
that is responsible for the determination of the sex, and that chromosome is called as एलोसोम। तो यहाँ सेक्स से लिंक्ड है, मतलब कि एलोसोम से लिंक्ड है, तो इसलिए इस तरह के ट्रेड्स को हम क्या कहेंगे? एलोसोमिक ट्रेड्स। और यदि वो सेक्स लिंक्ड नहीं है तो वो ऑटोसोमिक डिसऑर्डर के अंदर आएगा। अब देखिए हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक्स के अंदर हमें दो चीजें आपको जानना है। उनमें मेनली ऑटोसोमल डिजीज है, कुछ डिजीज जैसे हैं वो सेक्स लिंक्ड है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, ग्लिटर्स डिजीज है, तो ये सेक्स लिंक्ड डिजीजेज हैं। इसके अलावा जो डिजीज हैं वो कॉमनली क्या होंगे? वो सेक्स लिंक्ड मिलते हैं, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया गया और उस फ्लो चार्ट में इस तरीके से मान लीजिए ये एक फ्लो चार्ट है, ये एक फ्लो चार्ट है पेडिग्री एनालिसिस को, और हमें इसे स्टडी करना है। अब इसमें कैसे स्टडी करते हैं? देखिए सबसे आपको पहले मालूम करना होगा कि ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है या एलोसोमिक डिजीज है। अब उसके लिए तरीका क्या है? मैंने कहा था यदि एलोसोमिक हो तो केवल एक पर्टिकुलर सेक्स में होगा, यदि दोनों ही सेक्स में अफेक्ट हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? ऑटोसोमिक। अब यहाँ पे देखो ये फीमेल्स भी अफेक्ट है और ये मेल भी अफेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। दूसरी बात अब हमें मालूम करना है कि सेकेंड जो चीज मालूम करनी होगी वो ये मालूम करना होगा आपको ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है। जो ये डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। यदि डोमिनेंट होगा तो उसका पहचानने का तरीका ये होता है कि कॉमनली 50% और मोर देन 50% इंडिविजुअल विल गेट अफेक्टेड, सो इट मींस इट विल बी डोमिनेंट। और रिसेसिव कहने का सॉरी इट विल बी रिसेसिव। डोमिनेंट है, एक यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि डोमिनेंट है तो मोर देन 50% को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव है तो इट विल बी ऑलवेज एक्सप्रेस लेस देन इन 50%। और रिसेसिव ये इसलिए होता है क्योंकि जो दो ऑटोसोमल, यदि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो उसके लिए किसी एक होमोलोगस पेयर, किसी एक होमोलोगस पेयर पे भी उस फैक्टर, वो फैक्टर या वो जीन आ गया तो इट विल बी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ और नॉट। लेकिन रिसेसिव उसी समय होगा जब दोनों के दोनों होमोलोगस पेयर पे वो दोनों प्रेजेंट होंगे, तब जाकर वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें थर्ड होता है इसके जेनेटिक कंपोजिशन को पूछता है। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर इन तीनों चीजों को समझाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। और जितनी बातें मैंने बताया है आपको यहाँ पे वो एक्चुअली मैं फॉलो करता नहीं, वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि जो चीज आपके लिए है वही चीज मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा, और जो बातें मैंने आपको यहाँ बताया है वही चीजें मैं भी फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उस फ्लो चार्ट को फिर हम स्टडी करेंगे और उसके थ्रू हम उसको देखेंगे कि वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द पेडिग्री एनालिसिस और नॉट। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर
अब यहाँ पे एक चीज और, रिसेसिव को पहचानने के सबसे अच्छा तरीका एक और है, यदि पेरेंट्स में फादर और मदर कोई भी अफेक्टेड नहीं है और बेबी में वो डिजीज आ रहा है, तो इसका मतलब है वो रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब है वो दोनों कैरियर हैं, ठीक है। और जो बेबी है, ये दोनों ही जीन आ जाते हैं तो वो एक्सप्रेस कर जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हमें मालूम करना है ये ऑटोसोमल डिजीज है या ये एलोसोमिक डिजीज है। तो इसमें आप देखो केवल जो मेल है वो अफेक्टेड है, तो इसका सीधा सा मतलब है ये एक एलोसोमिक डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलोसोमिक डिसऑर्डर को। इसके बाद हम मालूम करेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये क्या है? डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब मैंने आपको बताया था, आपको ये देखना है कि जो मदर और फादर है उनमें यदि मदर फादर अफेक्टेड नहीं है, जितने भी हैं, जितने भी जनरेशन आपको दिखा रहे होंगे, हर जगह पे देखिए कि कहीं पे भी आपको मदर फादर अफेक्टेड नहीं है और बेबी में आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे मदर और फादर में अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे मदर फादर में अफेक्टेड नहीं है, एक जगह पे भी ऐसा होता है तो उसका मतलब वो रिसेसिव है। तो मदर और फादर कोई भी अफेक्टेड नहीं है और बेबी अफेक्टेड आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसका हम जेनेटिकल कंपोजिशन देखते हैं, जो कि हमें मालूम है ये एलोसोमिक है, तो हम इसे X और XY के मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हम ऑटोसोमिक होता तो हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे था तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें देखो मदर और फादर अफेक्टेड नहीं है, बेबी अफेक्टेड है, इसका सीधा सा मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब है ये दोनों ही कैरियर है, ये दोनों ही क्या है? कैरियर होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन दैट विल बी कैरिंग द जीन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम, दैट पर्टिकुलर डिजीज व्हिच इज गुड। इफ दे कम टुगेदर एंड कम इन द होमोलोगस पेयर, देन दे विल बी एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आपको कहा इसे ये दोनों ही कैरियर हैं, तो मान लीजिए ये कैरियर हो गया, इसमें हमेशा मेल में एक्स कैरी करता है, वाई कैरी नहीं करेगा, क्योंकि वाई पे कोई ऐसा डिफिशिएंट है तो हमेशा मेल में ही होगा। अब ये जो है यहाँ पर आप देखो इसमें क्या होता है, अब ये दोनों ही ये अनअफेक्टेड है, इसका मतलब है कि ये एक कैरियर है। ये कैरियर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कैरियर नहीं होता तो इसके चाइल्ड जो होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है। मेल अफेक्टेड हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ से वाई जा रहा है और इसमें से ये एक्स जा रहा है, ठीक है। अब फिर ये वाला एक्स जा रहा है और ये इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अफेक्टेड आएगा, क्योंकि जो रिसेसिव डिसऑर्डर होता है वो मेल्स में हेमीजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस कर देता है। तो हेमीजाइगस स्टेट कहने का मतलब है कि आउट ऑफ 2 इफ ऑन वन क्रोमोसोम आल्सो इफ द जीन इज प्रेजेंट इट विल बी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पर मेल्स में ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है? ये हेमीजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता है और इंडिविजुअल बच तो जाता है, लेकिन इट विल बी कैरिंग इट्स डिजीज थ्रू आउट हिज लाइफ पीरियड। अब ये हो गया, ये भी कैरियर होगा, ये भी कैरियर है। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ये नॉर्मल में चलो, मैरिज नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा हमें, ये एक्स भी हो सकता है और ये कैरियर भी हो सकता है। ये नॉर्मल ही होगा और ये अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि एलोसोमिक रिसेसिव डिसऑर्डर है तो उसमें जो फीमेल्स हैं, फीमेल कॉमनली जो होते हैं या तो नॉर्मल होंगी या कैरियर होंगी, लेकिन जो मेल्स होंगे या तो नॉर्मल होंगे या अफेक्टेड होंगे। मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये अफेक्टेड है
तो इसका मतलब ये कैरियर होगा, ये कैरियर भी हो सकता है और ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये भी कैरियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन ये अफेक्टेड है. सो दिस इज द जेनेटिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स of this particular pedigree or doctor. So this way we can know how we can find out that from mother or father side it is carried from one generation to another generation. So this way you have to do the calculation and you have to find out और जो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे वो तीन ही होंगे. आप कोई भी क्वेश्चन देख लेना पेडिग्री एनालिसिस में. पहला होता है कि जो डिजीज है वो ऑटोसोमल है या एलोसोमिक है, वो आप मालूम कर सकते हैं. दूसरा होगा वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो भी मालूम कर सकते हैं. थर्ड वो आपका उसके जेनेटिकल जो मेकअप है, जिनका मेकअप है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा. इसके नंबर मिलेंगे कि 1 का, 2 का और 3 का जो जेनेटिकल कंपोजिशन है वो क्या होगा वो बताइए इंडिविजुअल का. तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस भी आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. इससे 2-3 फ्लो चार्ट लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.